अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्पेस मिशन के बारे में। पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट जो है वो मून के लिए चांद के ऊपर भेज दी है। चाइना का एक मिशन जा रहा था जिसका नाम था चैंग ई 6। चाइना का ये छठा मिशन था। इससे पहले भी चाइना जो है 5 मिशन लॉन्च कर चुका है मून के लिए। ये जो छठा मिशन जा रहा था यहाँ पे पाकिस्तान की भी एक सैटेलाइट जो है वो जा रही है चांद के ऊपर। सैटेलाइट के अगर मैं नाम की बात करूं तो उसका नाम है आई क्यूब कमर। आई क्यूब क्यू के नाम से सैटेलाइट का जो है सैटेलाइट को पुकारा जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये सैटेलाइट बेसिकली डिज़ाइन कैसे की गई है। इस सैटेलाइट को जो डिज़ाइन किया गया उसमें हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है उसने, और उसके अलावा उसमें कंट्रीब्यूट किया है जो चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी है उसने। इन दोनों ने मिलके उस स्पेस को जो है उस सैटेलाइट को जो है वो डिज़ाइन किया है और वो सैटेलाइट जो है पाकिस्तान भेज रहा है चांद के ऊपर। लेकिन हम देख लेते हैं पाकिस्तान का जो बेसिकली स्पेस मिशन है वो हमारे सामने 1960s में आता है, जब हमने पहला रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था रहबर। उसके बाद से पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका हमें ज़वाल दिखाई देता है। पूरे की पूरी वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान का स्पेस मिशन किस तरीके से 1960s में साउथ एशिया में पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने जो है एक ऐसा मिशन जो है लॉन्च किया था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका। लेकिन उसके बाद एक अचानक से ज़वाल आता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का। तो उस ज़वाल की बेसिकली वजूहात क्या है। 1960s की अगर मैं बात करूं तो 1961 में एक डेवलपमेंट होती है। अयूब खान साहब जो हैं वो जाते हैं अमेरिका। जब वो अमेरिका जाते हैं तो 1960s का जो फेज़ था ये वो फेज़ है जब दो सुपर पावर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पीक पे था। बिकॉज 1960s में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी आता है हमारे सामने। और 1960s में एक और जो डेवलपमेंट होती है वो ये कि जो सोवियत्स हैं वो चांद के ऊपर लैंड कर जाते हैं। तो उस टाइम जो कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सीरियसली इस बात को थिंक कर रही थी, सोच रही थी कि हमने भी अपना अपोलो मिशन जो है मून पे लॉन्च करना है। तो 1961 में जैसे मैंने बताया अयूब खान साहब जब विजिट करते हैं अमेरिका का तो उनके साथ एक अहम शख्सियत होती है जिसका नाम होता है अब्दुल सलाम साहब। अब्दुल सलाम साहब जब वहाँ पे जाते हैं तो उस टाइम जो बेसिकली अमेरिकन हैं वो डिस्कस करते हैं उनसे, और नासा की तरफ से उनको जो है इनविटेशन दिया जाता है कि आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि अमेरिका जैसे मैंने बताया कि वो मिशन तो लॉन्च करना चाहता था लेकिन उसके पास एक इंफॉर्मेशन के हवाले से ब्लैक होल था, इंफॉर्मेशन के हवाले से स्कैर्सिटी थी। तो जब अब्दुल सलाम साहब को इनवाइट किया जाता है नासा में तो अब्दुल सलाम साहब के वहाँ पे एक शागिर्द थे, एक रिसर्च फैसिलिटी थी ओक रिज में, वहाँ पे वो थे जिनका नाम था तारिक मुस्तफ़ा। तारिक मुस्तफ़ा साहब जो कि शागिर्द थे अब्दुल सलाम साहब के, उनको भी इनवाइट किया जाता है अब्दुल सलाम साहब की तरफ से। और ये दोनों जो है नासा की जो मीटिंग है वो अटेंड करते हैं। वहाँ पे जब ये मीटिंग अटेंड करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन का एक ब्लैक होल था, तो उसको कवर करने के लिए ये डिसाइड किया जाता है कि पहले रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और पाकिस्तान जो है वो रॉकेट लॉन्च करता है सिर्फ 9 महीने के पीरियड में। और ये हिस्टोरिक था। जो कल हुआ वो भी शायद हिस्टोरिक था, लेकिन जो उस टाइम 1960s में हुआ वो ज़्यादा हिस्टोरिक था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना तो कोई स्पेस एजेंसी थी, ना ही हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने इतना बड़ा कारनामा उस वक्त से अंजाम दिया। होता क्या है, कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो रॉकेट लॉन्च करेगा और जो सुनमियानी कोस्ट है बलूचिस्तान में वहाँ पे वो रॉकेट रहबर के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं वो असेंबल किया जाता है और वो सेंड किया जाता है स्पेस में। तो उसके बाद हमारी जो स्पेस एजेंसी थी वो भी बना दी जाती है और पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है वो फ्लोरिश करना शुरू कर देती है उसके बाद से। और जैसे मैंने कहा कि वो हिस्टोरिक था, वो हिस्टोरिक इस वजह से था क्योंकि उस टाइम एक तो स्पेस एजेंसी नहीं थी, दूसरी बात ये कि ये ऑफर अमेरिका ने बाकी कंट्रीज को भी कराई थी, इंडिया को भी कराई थी, लेकिन कोई भी डेवलपिंग कंट्री इस स्टेट में नहीं थी कि इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में वो रॉकेट जो है असेंबल करे और उसको भेजे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कर लेता है। जबकि अगर आप कंपेयर करते हो उस टाइम
पाकिस्तान को इंडिया के साथ, तो इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक एडवांस था, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, और इवन 1947 में ही इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उन्होंने वो भी कायम कर लिया था, जबकि पाकिस्तान का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो उसके 10 साल बाद जाके जो है लॉन्च होता है। खैर वो जो हमने मिशन किया उसमें मेन रोल जो था वो अब्दुल सलाम साहब का था और तारिक मुस्तफ़ा साहब का था, क्योंकि वो जो दो लोग थे वो टीम को उस टाइम हेड कर रहे थे। अब इस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री थी, स्पेस इंडस्ट्री, वो फ्लोरिश कर रही थी। लेकिन अचानक से फिर ऐसा क्या होता है कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। उसको डिस्कस करने से पहले 2023 की एक डेवलपमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। 2000 अगस्त 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, चंद्रयान 3 अपना जो मिशन है वो लॉन्च करती है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है स्पार्को, वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से 9 साल पहले बनी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका तो मिशन लॉन्च हो जाता है, लेकिन हम अभी तक सिर्फ छोटी-छोटी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च कर पा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर इस तरह का कोई ज़वाल आया हमारे ऊपर तो उसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी। जब हम रीज़न को डिस्कस करते हैं तो पहली रीज़न जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर अच्छी खासी जो है दिखाई देती है, वो रीज़न ये है कि जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन है, या फिर जो हम बात करते हैं कि जो सीनियर लीडरशिप है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो अमूमन आपकी स्पेस इंडस्ट्री को रन कर रहे होते हैं। एक तो ये रीज़न दी जाती है और ये रीज़न जो है आपको इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी रीज़न्स हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा लॉजिकल हैं। अब होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 1960s में हमने अपना स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान वाज़ द ओनली कंट्री, क्योंकि साउथ एशिया में जब हम बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था, जबकि टोटल एशिया में अगर हम बात करें तो हम तीसरे नंबर पे स्टैंड करते थे, क्योंकि जापान और इजराइल जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी परफॉर्म कर चुके थे। सो अब ज़वाल की अगर वजह देखें, जो कि मज़ीद बहुत ज़्यादा लॉजिकल वजह है ज़वाल की, वो ये है कि 1971 में एक डेवलपमेंट होती है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो जाती है और उसके तहत होता क्या है कि बांग्लादेश की सेपरेशन आपसे हो जाती है। एक तो ये डेवलपमेंट थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम जो डेवलपमेंट थी वो 1974 में हुई। 1974 में इंडिया क्या करता है, अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। जैसे ही इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो पाकिस्तान ने भी अपनी सिक्योरिटी नीड्स को वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थी उसके ऊपर काम करना था, और पाकिस्तान वही करता है। उस टाइम क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो इतने ज़्यादा अबंडेंट किस्म के नहीं थे, तो पाकिस्तान क्या करता है, अपना फोकस स्पेस इंडस्ट्री से शिफ्ट कर लेता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है परस्यू करना चाहते हैं, तो वैसे ही अमेरिका जो है अपनी जो सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए वो लिमिटाइज कर लेता है। वो उल्टा क्या करता है, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस जो हैं इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देता है। 1970s से 1990s तक पाकिस्तान के ऊपर सीवियर किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो परस्यू कर रहे होते हैं। तो एक तो ये वजह होती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस वर्स्ट हो जाता है, उसके साथ-साथ हमारा जो शिफ्ट है वो मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर, न्यूक्लियर एस्पेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, स्पेस इंडस्ट्री से हट जाता है, और उसके बाद जब 90s में ओवरऑल हम टेस्ट कर लेते हैं, सैंक्शंस वाला फेज़ खत्म हो जाता है, 2001 में वॉर ऑन टेरर शुरू हो जाती है, तो अब शायद जो है हमारी स्पेस इंडस्ट्री को इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि अब हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में फँस जाते हैं, साइकिल ऑफ डेट जो है उसमें आप फँस जाते हैं, और उसके साथ-साथ जो साइकिल ऑफ वेंजेंस है, यानी कि जो नफ़रत की सियासत है, जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसमें आप लोग फँस जाते हैं बुरी तरीके से। तो वहाँ से आप निकल ही नहीं पाते और इकोनॉमी पाकिस्तान की स्टेबल ही नहीं हो पाती, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि हम लोग वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज़ हैं, वो इन्वेस्ट कर पाते हैं अपनी स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर। क्योंकि 2000 से ऑनवर्ड जब आप देखते हो, ओवरऑल अगर आईएमएफ के साथ हमारी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब 24th टाइम जो है इस बार आईएमएफ के साथ दोबारा एंगेज होंगे अगले प्रोजेक्ट के लिए।
और उसके साथ-साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस में ज़ाहिर है इंटरनल फैक्टर्स तो आपके थे, टैक्सेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, एसएपीज़ के इश्यूज़ हो सकते हैं, प्राइवेटाइज़ेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जैसे कि कोविड-19 आ जाता है, कोविड-19 से आप निकलते हो तो फिर इवेंचुअली रशिया-यूक्रेन वॉर आ जाती है, मिडल ईस्ट क्राइसिस आ जाता है, एनर्जी क्राइसिस आ जाता है। तो इन सारे क्राइसिस से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल ही नहीं हो पाती, तो कैसे पॉसिबल था कि हम लोग अपनी स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कर पाते, ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे। और हम लोग जो है जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आती रियासत में, तो तब तक तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो तो फिर पीछे ही रह जाती हैं। तो स्पेस इंडस्ट्री भी अफ़ेक्ट हुई उससे, जैसे आपकी इकोनॉमी भी अफ़ेक्ट हुई। तो यही वजह थी कि हमारी स्पेस इंडस्ट्री का अचानक से डाउनफॉल हो जाता है और उसको जो है हम लोग रिवर्स फिर नहीं कर पाते। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी और नासिर।